ठीक है, एक बार जस्ट हम लोग इसको देखेंगे, रिव्यू कर रहे हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये स्लाइड देखा आप लोगों ने ना? हाँ सर देखे थे। हाँ, एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट. Assessment is closely and uniquely associated with the identity of clinical psychology. बताए थे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की पहचान है, साइकोलॉजिस्ट की पहचान है कि उसकी पहचान से असेसमेंट जुड़ा हुआ है। ये सबसे मुख्य कार्य है या मुख्य एक्टिविटीज है जो हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को आना चाहिए और वो इसकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। None of the other mental health professions, psychiatrists, social worker, professional counselor, non-clinical psychologists incorporate assessment into their training and their work to the extent clinical psychology. यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जितना यूज असेसमेंट का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उतना अदर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि सोशल वर्कर हैं, साइकियाट्रिस्ट है, इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं जितना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इस कारण से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी होता है असेसमेंट्स को जानना, समझना, ठीक है। फिर यहाँ पर है क्लिनिकल असेसमेंट इन्वॉल्व्स एन इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इलनेस एज वेल एज द पॉसिबल इथियोलॉजिकल फैक्टर। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के स्ट्रेंथ को और उसकी वीकनेस को पहचान करना है, ठीक है। साथ साथ किस प्रकार का नेचर ऑफ इलनेस, उसकी जो इलनेस की प्रकृति है वो किस प्रकार की प्रकृति है, एंड इथियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि उसके कॉज को भी जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट मेथड ये सारी चीज़ों को हमें बताता है कि इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके इलनेस की उसकी प्रकृति कैसी है और क्या कारण है कि वो इस प्रकार के इलनेस उसको हुआ है या आया है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हमें जो क्लाइंट है उस क्लाइंट की एक बेहतर समझ विकसित होती है। सो अगेन इट इज द वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसके द्वारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, ठीक है ना। उसके मेंटल स्टेट के बारे में, उसके बिहेवियर पैटर्न, उसके बैकग्राउंड, उसकी फैमिली हिस्ट्री, इन सारे के बारे में हम जो है इंफॉर्मेशन या डेटा असेसमेंट मेथड के द्वारा माध्यम से इकट्ठा करते हैं। और जब हमें डेटा मिल जाता है हमें, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम डायग्नोसिस करते हैं कि किस प्रकार के डिसऑर्डर्स जो है क्लाइंट्स को है। जब हमने असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट के आधार पर जब हमने डिसीजन लिया कि हमने डायग्नोसिस किया कि किस प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर या एब्नॉर्मलिटी क्लाइंट को है, तब हम फर्दर आगे हमें यह डिसीजन लेने में इसके थ्रू मदद मिलती है कि उसको किस प्रकार के ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है ना। व्हाट इज द बेस्ट मेथड, या कौन सी सबसे बेहतर। सर आवाज काफी स्लो हो रहा है। आवाज कट रहा है, स्लो आ रहा है हल्का। आवाज क्लियर नहीं है अभी। कैसा आवाज? हाँ सर ठीक है, अब स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है, मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ। अभी ठीक है सर, चलेगा। अभी ठीक आ रहा है। आ रहे हैं ईयरफोन लेने गए। कहाँ देख रही हो दीपा? दीपा कहाँ देख रही? दीपा नहीं दिख रही। होगी वहीं पे, कैमरा इधर उधर की। अभी कैसा है आवाज? सही है। आवाज ठीक है? अरे मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे।
अरे तुम दिख रही है। ठीक है आवाज? हाँ सर। ओके दीपा। अभी ठीक है सर। तो अब असेसमेंट के माध्यम से हम डायग्नोसिस कर लिए, और डायग्नोसिस के बाद हमें डिसीजन लेने में कि किस प्रकार की साइकोथेरेपी दी जाए उसको, ये सहायता मिलता है। ठीक है ना? और हम कल जब आपको उस दिन लेक्चर जो हम दिए थे, तो हमने बताया था कि असेसमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ सर। एक केस स्टडी हमने बताया था, और केस स्टडी में बताया था कि अगर सही तरीके से असेस नहीं किया जाता वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, तो गलत डिसीजन लिया जा सकता था, और इसका एक लंबा दुष्प्रभाव क्लाइंट पे हो सकता है, पड़ सकता था। तो यहाँ पर एक और असेसमेंट का एक और यहाँ पर वो कहाँ गई मेधा? दीपा मेरा दोनों नहीं है। मेधा कहाँ चली गई? हेलो। हाँ ठीक है, ओके ठीक है ना? पता नहीं सर, अपने कट गया था। नेट का इशू होगा। तो उस दिन हम बताए थे कि केस स्टडी के माध्यम से कि असेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर सही तरीके से असेस नहीं किया जाएगा तो क्लाइंट, हम गलत निर्णय पे पहुंचेंगे और इसका दुष्प्रभाव क्लाइंट के ऊपर हो सकता है। तो जो लास्ट केस स्टडी के माध्यम से हमें यही पता चला कि हाँ, बेहतर असेसमेंट करेंगे, या असेसमेंट से हमें यही पता चलता है, अगर अच्छी तरीके से असेसमेंट किया जाए, यही पता चलेगा कि जो क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल नेचर का है या फिर बायोलॉजिकल नेचर का है। दोनों स्थितियों में जो ट्रीटमेंट मेथड है वो डिफर करता है। तो अगर बायोलॉजिकल नेचर का है तो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और जो अदर जो है जो ट्रीटमेंट है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्प की जरूरत होगी। और अगर साइकोलॉजिकल नेचर का है, बिहेवियरल नेचर का है, तो वहाँ पर साइकोथेरेपी चलेगी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो असेसमेंट का हमने यहाँ पर महत्व देखा था। तो हमारा लास्ट स्लाइड, फिर हमने बताया था कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है असेसमेंट के डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, यानी कि हमें व्यक्ति का जब मूल्यांकन करना है, उसके बारे में हमें जब इंफॉर्मेशन गैदर करना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन मेथड है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड है और इंटरव्यूइंग मेथड है। ठीक है ना? हम इन तीनों मेथड का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में दिया गया है जानकारी। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होगा? Observation method in which researchers observe phenomena that occurs naturally without being able to manipulate any factors. जब कोई घटना या कोई घटना या किसी प्रकार का मरीज के सिम्टम्स को जब हम नेचुरली देखते हैं बिना किसी मैनिपुलेशंस का, उसमें हम बिना कोई परिवर्तन लाए, बिना छेड़छाड़ किए, जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में, उसी कंडीशंस में अगर हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो हम उसको नोटिस कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होगा। ठीक है ना? यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो जैसा है, जिस स्थिति में है, जिस कंडीशंस में जैसा उसका बिहेवियर पैटर्न है या जिस प्रकार के सिम्टम्स उसमें हम देख पा रहे हैं, नजर आ रही है, उसको बिना छेड़छाड़ किए, उसमें बिना किसी प्रकार के परिवर्तन लाए जब हम उसको नोटिस करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये मेथड जो होगा हमारा वो ऑब्जर्वेशन मेथड होगा। ठीक है? देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मेथड है, इसमें हम स्ट्रक्चर्ड टेक्निक होता है, ऑलरेडी पहले से ये स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है, पहले से ये टेक्निक्स का स्ट्रक्चर्ड है, इसको बनाया गया है साइकोलॉजिस्टों के द्वारा। जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, ऐसे टूल्स रेफरेंसेस है हमारे पास, होते हैं हमारे पास।
तो इन टेस्ट अपरेटसों का, इन टेस्ट इक्विपमेंटों का हम यूज करते हैं कि अमुक प्रकार के बिहेवियर्स को हमको जानना है, उसके एट्रीब्यूट्स को समझना है कि किस मात्रा में, किस हद तक कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न है, तो हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे पास अवेलेबल है। साइकोलॉजिस्ट उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर करना जानते हैं, इसका कैसे यूज करना है, क्लाइंट्स पर इसका कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका बेस्ड ऑन दैट इसके रिजल्ट पर कैसे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम टेस्ट के माध्यम से करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है। इन सारे टेस्ट के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ेंगे आगे, जो हम लोग पढ़ेंगे जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ेंगे तो इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन क्लिनिकल इंटरव्यू। दीपा, क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू जो है हमारा, ये अब हमारा शुरू हो गया है, अगला जो चैप्टर है इंटरव्यू पर फोकस। हाँ, क्लिनिकल इंटरव्यूज में बताए थे, ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है बिटवीन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट या क्लाइंट के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ भी वही चीजें हैं कि जो इंटरव्यूअर है वो अपने क्लाइंट्स के बारे में उससे संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उसके बिहेवियर पैटर्न, उसके एटीट्यूड, उसके करंट सिचुएशंस के बारे में पता लगाता है। तो ये सारे असेसमेंट्स के मेथड्स हैं जिसको हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज जहाँ जानना जरूरी है, शायद मैं उस लास्ट में इसको डिस्कस नहीं किया था, कि कोई भी प्रकार की असेसमेंट टेक्निक है। असेसमेंट टेक्निक माने जिस टेक्निक से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन की बात किए, इंटरव्यू की बात की और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात किए, इसमें किसी प्रकार का असेसमेंट हो, इसमें 3 गुणों का होना बड़ा जरूरी है: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड क्लिनिकल यूटिलिटी। वर्ड्स को ध्यान से सुनिए या इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी असेसमेंट मेथड आप यूज कर रहे हैं, यानी कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो वो असेसमेंट मेथड में ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। उस असेसमेंट मेथड में वैलिडिटी का होना जरूरी है, उस असेसमेंट मेथड में रिलायबिलिटी का होना जरूरी है, उस असेसमेंट मेथड में क्लिनिकल यूटिलिटी का होना जरूरी है। ये तीनों क्या है, एक एक करके देखते हैं। कहता है वैलिडिटी, an assessment technique has a validity to the extent that it measures what it claims to measure। कहने मतलब कि कोई भी असेसमेंट टेक्निक आप यूज कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी कही जाएगी उस हद तक वो वैलिड है जिस हद तक जिस कार्य के लिए वो बना है वह कार्य वो कर रहा है कि नहीं। समझ में आया? नहीं। अगर आप कोई मेथड यूज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस से कोई टेक्निक या कोई मेथड यूज कर रहे हैं, और अगर वह आपका वो पर्पस सोल्व कर रहा है तो उसमें वैलिडिटी है। अगर वो पर्पस सोल्व नहीं कर रहा है तो उसमें वैलिडिटी समझ में आ रहा है। तो कोई चीज वैलिड है, कोई टेक्निक, असेसमेंट टेक्निक तब तक वैलिड है जब तक जिस कार्य के लिए उस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं, हमको उस कार्य में सफलता मिल रही है कि नहीं, जिस कार्य के लिए बना है वो कार्य वो कर रहा है कि नहीं, जो टेक्निक हम जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं उस टेक्निक से वो चीज हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। मान लीजिए हम कोई मेथड यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर चीजों को जज करने के लिए, इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं, और जिस पर्पस से इंटरव्यू मेथड हम यूज कर रहे हैं अगर वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि इंटरव्यू मेथड में वैलिडिटी नहीं है। ऐसा कोई भी असेसमेंट मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ही बात करें, अगर आप इंटेलिजेंट टेस्ट ले रहे हैं और जो मेथड इंटेलिजेंट टेस्ट के लेने के लिए यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक या जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं, उससे इंटेलिजेंट टेस्ट मेजर हो ही नहीं रहा है, वो कुछ और मेजर कर रहा है, तो उसके अंदर वैलिडिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वैलिडिटी होने के लिए, किसी भी असेसमेंट टेक्निक में वैलिडिटी होने के लिए इस बात का होना जरूरी है कि जिस चीज को मेजर कर रहा है या जिस चीज को मेजर करने के लिए वो बना है वो उस चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना? तो ये तीनों चीजों पर लागू होगी, इंटरव्यू मेथड पर भी लागू होगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए भी लागू होगी, और एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए भी लागू होगी। तो इसमें वैलिडिटी का होना जरूरी है। इंटरव्यू मेथड में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट इक्विपमेंट या जो हम असेसमेंट टेक्निक यूज कर रहे हैं वह रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल मतलब कि उसका रिजल्ट जो है
वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आज हम टेस्ट किए हैं या कोई मेथड यूज कर रहे हैं, आज इसका रिजल्ट ये आया है, कल उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, परसों रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो रिलायबल नहीं है, या फिर हम उसको प्लेस चेंज कर रहे हैं। आज यहाँ पर यूज किए तो कुछ और हमारा रिजल्ट है, कहीं और यूज कर रहे हैं तो कहीं कुछ और रिजल्ट है, या कोई हम उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है, कोई दूसरा उस टेक्निक को यूज कर रहा है तो कुछ और रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो रिजल्ट है, जो उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो रिपीटेबल रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना? तो कोई भी टेक्निक रिजल्ट सेम है तब रिलायबिलिटी हाँ, है। रिजल्ट सेम हो रहा है तो रिलायबिलिटी किस हद तक सेम है, ठीक है ना, वो रिलायबिलिटी को डिनोट करता है। रिजल्ट डिफर कर रहा है, परिस्थितियां चेंज होने से रिजल्ट डिफर हो जा रही है, टाइम चेंज होने से रिजल्ट डिफर हो जा रही है, सिचुएशन चेंज होने से रिजल्ट डिफर हो जा रही है, व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अगर उसको प्रयोग कर रहा है रिजल्ट चेंज हो रही है, इसका मतलब जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो रिलायबल टेक्निक नहीं है। ठीक है? तो कोई भी असेसमेंट मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं और उसमें अगर वो रिजल्ट जो हो रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, रिपीटेबल नहीं है, तो वो रिलायबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि असेसमेंट टेक्निक में वैलिडिटी के साथ साथ रिलायबिलिटी भी होना जरूरी है। थर्ड है यूटिलिटी। यूटिलिटी ये है कि जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वह टेक्निक फ्रूटफुल है कि नहीं, उसकी उपयोगिता है कि नहीं। ठीक है ना? टेक्निक हम बनाए हैं दोनों के लिए, दोनों के लिए जो टेक्निक का यूज कर रहा है, कहने मतलब कि जो उसका उपयोग कर रहा है, जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप जब उसको क्लाइंट के सामने उसका यूज कर रहे हैं तो उस दोनों के बेनिफिट में होने चाहिए, दोनों का उससे फायदा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, साइकोलॉजिस्ट या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ये फायदा होना चाहिए कि वो उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सके, वो इस टाइप से हो कि उसका प्रयोग वो अच्छी तरह से कर पाए। और क्लाइंट साइड से ये यूटिलिटी उसकी होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है या जिस चीज को हम जानना चाह रहे हैं, उसके बेनिफिट से उससे प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो चीजें उसमें हमको मिल रही है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो कहना मतलब कि टेस्ट जो हम डेवलप किए हैं उस टेस्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। उपयोग होना चाहिए। हाँ, उसका उपयोग होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ उपयोग हो। हम ऐसे फालतू का टेस्ट डेवलप कर लिए रखे हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, ना तो उसको हम अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं और ना ही वो पेशेंट से किसी प्रकार का हेल्प के लिए है। तो ऐसा कोई टेक्निक्स का और कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना? तो साइकोलॉजी के फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में अगर हम ऐसी कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए, उसका महत्व होना चाहिए रोगी के लिए भी, एट द सेम टाइम जो उसका उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके लिए भी। तो क्लिनिकल असेसमेंट में ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है। किसी प्रकार के क्लिनिकल असेसमेंट या क्लिनिकल टेक्निक्स हमारे पास यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक का वैलिडिटी, उस टेक्निक की रिलायबिलिटी और उस टेक्निक की यूटिलिटी तीनों का होना जरूरी। ठीक है? ये ब्रीफ था असेसमेंट मेथड का। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इंटरव्यू मेथड को देखेंगे। ठीक है ना? इंटरव्यू मेथड का स्लाइड पढ़ा था आप लोगों ने जो मैं भेजा था? यस सर। क्लिनिकल इंटरव्यू एक स्लाइड भेजे थे हमने, पढ़ा था आप लोग? यस सर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी किया था थोड़ा देर पिछली बार ना। पिछली बार इंटरव्यू मेथड का हमने चर्चा किया था। तो क्या क्या बताए थे हम इंटरव्यू मेथड में, तो बताइए तो जो हम चर्चा किए थे। सर इंटरव्यू मेथड दो लोगों के बीच में होता है। फेस टू फेस इनकाउंटर हम दूसरे एक्सचेंज करते हैं, वर्बल इनकाउंटर। और यहाँ पे पर्सनल फ्रंट से ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट पे बातें होती हैं। और हम देखते हैं कि वो अपने फील्ड में कितना ज़्यादा अच्छा है, ये सब देखा जाता है।
ठीक है। देखा जाता है। तो जो इंटरव्यू मेथड है यह कोर एलिमेंट होता है, मुख्य सबसे प्रमुख कह सकते हैं आप तत्व है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। असेसमेंट का ये सबसे प्रमुख तत्व, यानी कि दिस इज द कोर एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट। यहाँ से सर असेसमेंट। एक मिनट सर, हाँ। आप स्लाइड दिखा रहे हैं क्या? हाँ, स्लाइड नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरे में शो नहीं कर रहा, इसलिए कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी नहीं, अभी भी नहीं है। शो बस कर लिख रहा है कि हैज चंदन कुमार हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, और कुछ दिखा नहीं रहा। एक मिनट दिखा रहा हूँ। मेधा दिख रही है। आप भी दिख रही हो। अभी गोल गोल घूम रहा है। हाँ सर। नहीं आ रहा है? नहीं सर, दीपा, तुम्हारे में आ रहा है क्या? ना सो गई है। सो रही है? नहीं मैं कुछ बोल नहीं रही है। जानती हो कितना बोलती है। टेप स्टार्ट ले मुंह में। अल्लाह। नहीं बोल रही तो इसका मतलब कि बोलोगी। हाँ तो अभी अभी नहीं। गोल गोल घूम रहा है मेधा के सर पे। नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर, अभी ना सबका अपना स्क्रीन पॉज हो गया, सिर्फ आवाज आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक है तुम्हारे नेटवर्क तो ठीक है अभी। नेटवर्क सही है मेरा भी। पता नहीं, यहाँ पॉज दिखा रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है आप लोगों ने सर, उसको फिर पॉज हो गया, लेकिन आवाज आ रहा है लेकिन स्क्रीन पॉज हो गया। जान दीजिए सर, आप बोलिए। हाँ पता नहीं कोई क्यों बात नहीं, पॉज आवाज हो तो गया आ है। रही है। स्टॉप सिक्योरिटी पॉज, पता नहीं क्यों पॉज हो रहा है। ठीक है, हम वो ही करते हैं, शेयरिंग स्क्रीन बंद करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोर एलिमेंट है असेसमेंट का। कोर एलिमेंट सुनाई दे रहा है ना? इंटरव्यू मेथड। हाँ हाँ सर, आवाज आ रहा है। कोर एलिमेंट ऑफ असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ टाइम रनिंग करता है, दिखा रहा है। हाँ, इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमारा जो असेसमेंट हम करते हैं, तो असेसमेंट का ये आगाज है। इंटरव्यू मेथड जो होता है ये स्टार्टिंग है, शुरुआत होता है। जब भी आप किसी पेशेंट्स को या जो क्लाइंट्स को पहली बार फेस करेंगे, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट इनकाउंटर होगा, हम उसके साथ हम जब इनकाउंटर करेंगे तो हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे वहाँ पर, वो हमारा इंटरव्यू मेथड ही होगा, ठीक है ना? तो इंटरव्यू है जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, एक शुरुआत होती है इंटरव्यू मेथड से। फर्दर फिर हम आगे टेस्टिंग वेस्टिंग हम आवश्यकता के हिसाब से हम आगे उसकी टेस्टिंग और अदर मेथड यूज करेंगे। लेकिन शुरुआत में या पहली बार जब हम फेस कर रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो हम इस टेक्निक का, इस मेथड का ही यूज करते हैं। इसलिए इसको कोर एलिमेंट कहा गया है किसी प्रकार के असेसमेंट का, ठीक है ना? तो ये इंटरेक्शंस है, फेस टू फेस इंटरेक्शंस हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, और वहाँ पर हम
एक्सचेंज करते हैं, वर्बल एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेशन होता है। और कुछ बताए थे कि जो इंटरव्यू होता है वह जो हम इंटरव्यू इनिशिएट करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ हमारा माइंडसेट होता है, कुछ गोल होता है और बेस्ड ऑन दैट गोल हम इंटरव्यू पर्पसफुल होना चाहिए। इंटरेक्शंस होता है जो है ना, तो ये हम बताए थे। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि ये जिम्मेदारी है इंटरव्यूअर की, ये इसकी जिम्मेदारी है इंटरव्यूअर की कि इंटरव्यू के ट्रैक पर हमेशा रहें। जो जिस गोल से, जिस पर्पस से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उस ट्रैक पर हमेशा बना रहे, आप उसको अपने आप को उस ट्रैक पर रखना है। यानी कि आपके अपने गोल, जो पर्पस है, जिस पर्पस के गोल से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उस पर्पस और गोल पर ही आप लगे रहें, टिके रहें, बने रहें, यह बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। नॉर्मल इंटरव्यू और अदर टाइप्स के इंटरव्यू मैं और बताया था, और जो हम आम तौर पर प्रोफेशनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। और एक क्लिनिकल इंटरव्यू में जो बेसिक हम बताए थे वो यह था कि यह जो इंटरव्यू होता है इसका उद्देश्य किसी प्रकार का मान, प्रतिष्ठा या फिर पर्सनल सर्टिफिकेशंस या कोई प्रेस्टीज एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम ये नहीं करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि अगर हम क्लिनिकल सेटअप में इंटरव्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने आप को, हम अपनी योग्यता शो नहीं कर रहे हैं और ना ही हम अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और प्रेस्टीज और डिग्निटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं इंटरव्यू प्रोसेस के जो हमें जानना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि पता होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, इंटरव्यू को जानकारी होनी चाहिए। जो इंटरव्यू कंडक्ट, साक्षात्कारकर्ता जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, उसे इन सब चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। उन सारी चीज़ों पर हम तो चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले आप इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, साक्षात्कारकर्ता के पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें का हम जिक्र करेंगे यहाँ। ठीक है ना। जैसा बताया है हम आपको कि जो इंटरव्यू मेथड है ये एक प्रकार का आर्ट है, यह कला है ना। और कला इसलिए है कि इसमें बहुत सारे आपको कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं और आप अपने कुशलता के हिसाब से, आप अपने टेक्निक के हिसाब से, ठीक है ना, और अपने साधन के हिसाब से आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति, इंडिविजुअल्स पर ये बहुत कुछ इंटरव्यू मेथड डिपेंड करता है। ठीक है ना। वैसे इंटरव्यू मेथड बहुत और भी प्रकार की होती है जहाँ पर वो टोटली स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। वहाँ पर तो ऑलरेडी निर्धारित होता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और वो किस सीक्वेंस में पूछने हैं। यह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर तो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मगर अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उस स्थिति में उनका रोल बहुत अहम हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। वो उस इंटरव्यू को कितने शालीनता से, कितने शानदार तरीके से उस इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। कितनी ये व्यक्ति के स्किल पर, उसके व्यक्ति के स्किल पर एक प्रकार की आर्ट है, एक कला है कि आप क्लिनिकल इंटरव्यू को कितने संजीदे से, कितने अच्छी तरीके से इसको कंडक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो न्यूली जो नए लोग हैं फील्ड में, नई जानकारी अभी नया उन्होंने कदम रखा है, तो उनको इंटरव्यू मेथड को सीखने की, इसको जानने की, इसकी जो मूलभूत तत्व है उसको समझने की बहुत जरूरत है। कुछ बिंदुओं पर आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला जरूरी है जो इंटरव्यू लेने वाले को, उसमें हम पॉइंट लिखा है क्विटिंग योरसेल्फ। आपको स्लाइड में हमने दिखाया है, तो फिर कोशिश करते हैं स्लाइड्स को शेयर करने की। आ रहा है? नहीं आ रहा है? गोल गोल घूम रहा है। नहीं आ रहा है ना? तो उसमें हमने जो पहला पॉइंट लिखाया है उसमें होता है क्वाइटिंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को
अपना मुंह बंद रखिए। दीपा, बंद रखिए मतलब कि एक अपने मिनट आप दीपा, हाँ, हाँ इसका स्क्रीन पॉज हो गया ना सर? आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रहा है। अच्छा, टाइम लिमिटेशन दिखा रहा है। ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज क्वाइटिंग योरसेल्फ, ठीक है ना? अपने आप को क्वाइट करना। क्वाइट करने का मतलब ये है कि अपना मुंह बंद करना। मुंह बंद करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को इंटरव्यू के दौरान कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है ना? अगर आप इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और वहाँ मुख्य जो एलिमेंट है वो वर्बल कम्युनिकेशंस हैं, और वहाँ अपने आप को बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, तो फिर कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है ना? तो क्वाइटिंग योरसेल्फ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अपना मुंह बंद कीजिए, बल्कि अपने दिमाग के अंदर जो आपकी चल रही है, जो शोरगुल आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, उस शोरगुल को बंद करना है। मुंह बंद नहीं करना है, बल्कि आपके दिमाग के अंदर जो शोरगुल चल रही है, ठीक है ना, उसको बंद करना है। यानी कि जो आपके अंदर जो दिमाग के अंदर सेल्फ डायरेक्टिंग थिंकिंग है, ठीक है ना, और अपने थॉट से जो आप जूझ रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं आप, और आपके दिमाग में बहुत कुछ खुद का चल रहा है, अपने आपके घर की इश्यूज हैं, आपकी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या कुछ अदर इश्यूज हैं, और ये आपके दिमाग में पूरी तरह से हल्ला मचाए हुए हैं। और इस माइंड सेट के साथ अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ बैठ रहे हैं, तो वहां पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आप उनकी बातों को सुन नहीं Yes, पाएंगे, sir. क्योंकि आप स्वयं में उलझे हुए हैं, ठीक है ना? तो आप जब स्वयं में ध्यान उलझे कहीं रहेंगे, और रहेगा। हाँ, ध्यान आपका कहीं और रहेगा, तो जो कुछ वो बोल रहा है वो आप उसको फोकस नहीं कर पाएंगे, आप उसको सुन नहीं पाएंगे, रिसीविंग मोड में आप नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं क्लाइंट के सामने, तो आपको आपके अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, या दिमाग में जो कुछ भी आपके उथल पुथल चल रहा है, उसको आप बंद कीजिए, उसको थोड़ा देर के लिए शांत कीजिए, आप रिसीविंग मोड में आइए, तभी जाके आप जो है सामने वाले को समझ पाएंगे। अगर आप प्री ऑक्यूपाइड हैं पहले से ही थॉट से, तो आप अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो फिर सामने वाले को समझना, सामने वाले को सुनना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगेन वही है कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। आवाज स्लो आने लगा सर। आवाज स्लो आ रहा है? ठीक है आवाज? आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अभी मेरा आ रहा है सर, बीच में स्लो हो गया था। तो वही है, अपने आप को शांत और स्थिर रखना है। जो प्री ऑक्युपाइड है हम, आप थॉट प्रोसेस से, आप अपने आप में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पॉज करना है, उसको रोकना है, तभी जाके आप सामने वाले को सुन पाएंगे। क्योंकि क्लाइंट को सुनना, उसको क्लाइंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इंटरव्यू मेथड में ये। दूसरी चीज है इसमें वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस, बीइंग सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको अपने बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी जरूरी है, अपने आपकी जो लोग को वॉइस हाँ, लेकर, मैनर्स को लेकर। हेलो, हाँ, अपने जो